तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक 2 चैप्टर 6 के भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां एवं विकास इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स के पार्ट 2 में। बेसिकली इस पूरे चैप्टर के लिए 3 ही वीडियो बननी है, तो ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि इसका इतिहास कैसे है और ये किस प्रकार भारतीय राजनीति में उभरी। तो भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ का ये एक नया नाम है। 1977 में जब जनता पार्टी बनी तो जनसंघ इसके साथ एक महत्वपूर्ण घटक था, या यूं कह लो जनता पार्टी में जनसंघ भी एक महत्वपूर्ण दल के रूप में शामिल था। जनता पार्टी मंत्रिमंडल में भागीदार था और अगर आपको याद हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, वो जनता पार्टी की सरकार में भारत के विदेश मंत्री बने थे और चीन यात्रा पर भी गए थे। जनता पार्टी में जितने भी दल शामिल हुए थे उन्होंने अपनी अलग पहचान, सेपरेट एग्जिस्टेंस को समाप्त कर दिया था। जनता पार्टी में फूट के कारण जब सरकार का पतन हुआ तो यह गुट जनता पार्टी में था। यह गुट मतलब भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में था। फरवरी 1980 में जब 7वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो जनसंघ वाले सदस्य जनता पार्टी में ही सम्मिलित थे या शामिल थे। मतलब जनसंघ 1980 तक जनता पार्टी में ही था। इस चुनाव में जनता पार्टी को फिर से भारी हार का सामना करना पड़ा। मार्च 1980 में जनता पार्टी के केंद्रीय बोर्ड ने फैसला किया कि पार्टी का कोई सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है उसकी गतिविधियों या एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात यह थी कि जनता पार्टी के केंद्रीय बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड था उसने ये डिसीजन ले लिया था कि हम आरएसएस से अलग रहेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आरएसएस बेसिकली वो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीय जनसंघ के पीछे काम करता था। तो इस पर 1980 को भूतपूर्व जनसंघ या यूं कह लो जो एक्स जनसंघ थी, दिल्ली में एक सम्मेलन किया उन्होंने या कॉन्फ्रेंस की और ये डिसीजन या निर्णय लिया कि जनता पार्टी से संबंध विच्छेद कर लिया जाए। अब देखो, जनसंघ बेसिकली अटैच थी या जुड़ी हुई थी किसके साथ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तो इस कारण जनसंघ ने अपने जनता पार्टी से संबंध विच्छेद कर लिए, अलग हो गए और जनसंघ को पूरा जीवित करा जाए। अब देखो, पॉलिटिकल या राजनीतिक शाखा, पॉलिटिकल विंग आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, भारतीय जनसंघ थी। तो उन्होंने सोचा कि अब भारतीय जनसंघ को दोबारा बनाने की बजाय, क्योंकि भारतीय जनसंघ तो जनता पार्टी में शामिल थी, एक नई पार्टी बनाई जाए। उसका नाम रखा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी। तो एक नया दल के नाम से जनसंघ पुनर्जीवित होता है, या यूं कह लो कि एक नए नाम से उसको दोबारा से राजनीति में लाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से। इस प्रकार अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। इसके चुनाव चिन्ह सबको पता है हमें कि कमल का फूल है और वर्तमान प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं बीजेपी के जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि क्योंकि अभी बीजेपी पावर में भी है, सत्ता में भी है, सरकार में है, कि इसकी स्थापना कब हुई। तो हमें बीजेपी की स्थापना अप्रैल 1980 है, लेकिन ये पुराने जनसंघ की विरासत ही बोली जाती है। प्रथम चरण अब आता है कि इसने कब कब इलेक्शन लड़े और किस प्रकार इसने इलेक्शनों में कितनी कितनी सीटें और विजय प्राप्त की। 1989 का चुनाव भाजपा ने जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा के अन्य सहयोगी दलों के 7 स्थानों की अदला बदली करके, अदला बदली मतलब इन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा को, मतलब बीजेपी ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को बाहर से समर्थन किया था और उनके साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था। इसमें हिसाब किताब करके चुनाव लड़ा था। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। हालांकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाहर से समर्थन देने का इन्होंने फैसला किया था। सेकेंड राउंड, द्वितीय चरण, मई जून 1991 में होने वाले चुनावों को भाजपा ने केवल शिवसेना के साथ गठजोड़ करके लड़ा, क्योंकि इनके राम मंदिर को लेकर राष्ट्रीय मोर्चा से या यूं कह लो कि जनता दल के साथ डिस्प्यूट या मतभेद हो गए थे। तो केवल 1991 का चुनाव उन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा था। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 119 और शिवसेना को 4 सीटें या स्थान मिले थे। 1996 के चुनाव में इस दल को 161 स्थान मिले। 1996 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था इसमें 161 स्थान सीटें मिली और यही दल सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। इसके सहयोगी दलों को 34 स्थान मिले। यह दल सबसे बड़ा था। तो केंद्र में राष्ट्रपति जी ने भाजपा या यूं कह लो भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया कि वो सरकार बनाए। हालांकि
इन्होंने गठबंधन से सरकार बनाई, लेकिन ये केवल 13 दिन चल पाई और 13 दिन के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इन्होंने बहुमत या मेजोरिटी खो दी थी। अब आता है थर्ड राउंड। 1998 के मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा के बाद इस दल ने अन्य दलों या यूं कह लो कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन या गठजोड़ करना शुरू कर दिया। इसमें तमिलनाडु का अन्ना मुद्रक दल यूं कह लो AIDMK, कर्नाटक के लोक शक्ति दल, पंजाब में अकाली दल, हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया। 1998 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 274 स्थान या सीटें मिली और 98 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। परंतु अप्रैल 1999 में इसका एक सहयोगी दल AIDMK, अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, ये पार्टी थी जयललिता जी की, इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और सिर्फ एक मत से लोकसभा में बहुमत के लिए 272 मत चाहिए थे, तो सिर्फ एक मत से इन्होंने अपना विश्वास खो दिया और इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। सितंबर-अक्टूबर 1999 में फिर से चुनाव होते हैं, इसको 182 स्थान मिलते हैं और सहयोगी दलों के साथ इसको 296 स्थान मिलते हैं और इसके बाद दोबारा से इनकी सरकार बनती है 1999 में और इसके गठबंधन का नाम था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इस गठबंधन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। चतुर्थ चरण, फोर्थ राउंड। 2004 जो 1999 की सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लो कि उसके सहयोगी दलों के साथ मिलकर जो सरकार बनाई थी वो 2004-5 साल तक चलती है। लेकिन 2004 के बाद, क्योंकि 2004 में फिर से ये हार जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन, तो इनमें बिखराव आ जाता है और उसके कई घटक इससे अलग हो जाते हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति विचारधारा मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि भारत में गठबंधन किन आधार पर होता है, किन सिद्धांतों पर होता है। तो राजनीतिक विचारधारा या सिद्धांतों पे बिल्कुल नहीं होता, या तो होता है किसी दूसरे दल को सत्ता से बाहर रखने के लिए, या होता है व्यक्तिगत स्वार्थ, मंत्री पद या कई अन्य पद के लिए। तो 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 138 स्थान मिले और इसके गठबंधन को 186। इसलिए लोकसभा में इसको भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष का दर्जा मिला या विपक्षी दल का दर्जा मिलता है और ये विपक्ष की भूमिका में बैठते हैं। 2009 में भी या 2009 के भी लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन को हार का ही सामना करना पड़ता है और इसे विपक्ष में ही बैठना पड़ा। अब आता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 1 और 2। देखो, कई बार आपसे पूछा जाता है कि सरकार किसकी बनी, तो याद रखना जब तक पूर्ण बहुमत नहीं होता तो सरकार को गठबंधन बोला जाता है। तो 1989 के बाद 2 बड़े गठबंधन देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एक मुख्य दल था, और भी दल थे लेकिन मुख्य दल था भारतीय जनता पार्टी। तो हम पढ़ रहे हैं NDA के बारे में। आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, NDA की फुल फॉर्म क्या है? तो राजनीति में NDA की फुल फॉर्म आती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इनकी सरकार बनी, वो कब कब बनी और उसमें क्या क्या हुआ वो देखो। 1998 में 12वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 16 राजनीतिक दल मिले। मतलब जो 1998 के बीजेपी की सरकार बनी थी या यूं कह लो बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी, उसमें 16 दल शामिल थे और एक साझा सरकार या यूं कह लो गठबंधन सरकार बनी थी। 13 महीने बाद ये गिर गई थी। 1999 में से त्यागपत्र देना पड़ा था। मैंने पहले ही बताया था कि जयललिता जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और केवल एक मत से बहुमत खो दिया था या अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था। जब कोई भी राजनीतिक दल वैकल्पिक सरकार के निर्माण की स्थिति में नहीं था, 99 में कोई भी ऐसा दल नहीं था जो सरकार बना सके, ऑप्शनल या वैकल्पिक। तो 99 में दोबारा से एक बार 12वीं लोकसभा को भंग किया जाता है और वाजपेयी जी की सरकार में शामिल 13 राजनीतिक दलों ने एक और गठबंधन बनाया और उस गठबंधन को साझे कार्यक्रम के आधार पर 13वीं लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय वो लेते हैं। इस निर्णय के अनुसार 15 मई 1999 को भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA का निर्माण करते हैं। तो NDA अस्तित्व में आता है 1999 में। इससे पहले जो इन्होंने गठबंधन बनाया था उसका कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन 1999 में ये एक प्रॉपर, एक पूरी चैनल तरीके से एक गठबंधन बनाते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और उसमें अपने सहयोगी दलों को शामिल करते हैं। और इस NDA
या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में बीजेपी मुख्य दल था। ये बात भी याद रखनी है। इस समय भारतीय जनता पार्टी, मतलब इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी मुख्य दल था, शामिल थी। इसके अलावा समता पार्टी, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, लोक शक्ति, हरियाणा विकास पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, अरुणाचल कांग्रेस, डीएमके, एमडीएमके, पीएमके, टीआरसी आदि दल के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, या यूं कह लो इन सब ने मिलकर ही एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया। मेनका गांधी भी एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 1998 के चुनाव में सफल हुई थी, वह भी इस एनडीए की बैठक में शामिल होती है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, तेलुगु देशम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, ये याद रखना है, जिस बैठक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया गया। लेकिन बाद में ये दल भी इस गठबंधन के अंग बन गए। तो तृणमूल कांग्रेस, तेलुगु देशम और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले शामिल नहीं हुए थे जब बैठक हुई थी, और उस बैठक में एनडीए या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनता है, लेकिन बाद में शामिल हो जाते हैं। अप्रैल 2002 में एक और राजनीतिक दल, ये भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल था, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, ये मायावती जी की पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये भी एनडीए में शामिल हो जाता है, ये वाला दल भी। और 15 मई 1999 को बैठक में शामिल राजनीतिक दल निर्णय लेते हैं कि वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल समस्त राजनीतिक दलों का एक साझा चुनाव घोषणा पत्र होगा। मतलब ये सारे दल एक गठबंधन के रूप में लड़ेंगे और एक कलेक्टिव, एक साझा घोषणा पत्र ये अपना बनाएंगे, और घोषणा पत्र के आधार पर ही एनडीए या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अन्य राजनीतिक दलों के साथ चुनाव संबंधी तालमेल करेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस वक्त सबसे बड़ा दल बीजेपी का था या भारतीय जनता पार्टी का था, तो और भी जो दल धीरे धीरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए में शामिल होते रहते हैं। कई दलों ने इस गठबंधन में शामिल हुए बिना ही राज्यों में इस गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के चुनाव समझौते किए। कई ऐसे दल थे जिन्होंने राज्य में, अपने राज्य में एनडीए के साथ या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में के साथ गठबंधन कर लिया। यहां यह बात आपको ध्यान देनी है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो चुनाव पत्र 16 अगस्त 1999 को जारी किया गया था, इस घोषणा पत्र पर उन राजनीतिक दलों के नाम नहीं दिए गए थे जो इस गठबंधन में शामिल नहीं थे। एक अनुमान के अनुसार ये एक अप्रोक्सीमेट 24 राजनीतिक दल और राजनीतिक समूह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के अंग के रूप में थे, और इसके अलावा 4-5 और भी थे जो बाहर से समर्थन कर रहे थे। तो 13वीं लोकसभा में इन सब ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन 2004 और 2009, क्योंकि 1999 में ये चुनाव लड़ते गठबंधन करके सरकार बनती है, 2004 तक चलती है, लेकिन 2004 और 9 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को भी हार का सामना करना पड़ा। अब आता है भारतीय राजनीति में एक और मजबूत गठबंधन। यह गठबंधन 2004 से 14 10 साल चला। इस गठबंधन का नाम था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में, यूपीए में मुख्य दल था कांग्रेस। जैसे एनडीए या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मुख्य दल था बीजेपी, वैसे ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए में मुख्य दल था कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी 1991 के बाद से लगातार पिछड़ती रही भारतीय राजनीति में, और 1996 से 2004 तक 8 साल तक कांग्रेस सत्ता से दूर रही, या यूं कह लो सरकार नहीं बना पाई, और केवल विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस ने भूमिका निभाई। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 14वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों की उपज है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 14वीं लोकसभा के चुनावों से पूर्व औपचारिक तौर पर बनाया गया नहीं था। जब 14वीं लोकसभा का चुनाव, या यूं कह लो 2004 के लोकसभा चुनाव हुए, तब यूपीए का निर्माण या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण कांग्रेस ने नहीं किया था। कांग्रेस व इसके सहयोगी दलों ने चुनाव से पूर्व अपने कोई गठबंधन का नाम नहीं दिया था, या कांग्रेस ने स्थिति देखकर गठबंधन बनाने का बाद में फैसला किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ये देखना चाह रही थी कि उसको कितनी सीटें खुद को मिलेगी, उसके बाद वो अन्य दलों के साथ गठबंधन करेगी। 14वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों के बाद 16 मई 2004 को कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों की बैठक
नई दिल्ली में हुई, तो उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को, हम सब इस नाम से परिचित हैं, को अपने गठबंधन का नेता चुना और उसी वक्त इस गठबंधन को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नाम दिया गया। क्योंकि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में था और कांग्रेस के साथ कुछ दल मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में थे, तो इसलिए कई दल कांग्रेस के साथ मिल गए और एक गठबंधन बनाया गया। उस गठबंधन का ही नाम यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, रखा गया और श्रीमती सोनिया गांधी जी को इस गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया। भारत में साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य वामपंथी दल, जो अन्य कम्युनिस्ट पार्टी थी, इस गठबंधन में औपचारिक तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को बाहर से समर्थन देने का विश्वास किया था। साम्यवादी दल या यूं कह लो कम्युनिस्ट पार्टी ने गठबंधन में शामिल होने से तो मना कर दिया, लेकिन बाहर से समर्थन वो सोनिया गांधी जी को दे रहे थे, या यूं कह लो यूपीए या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को दे रहे थे। 2009 में 14वीं लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, तो 14वीं लोकसभा के चुनावों में साम्यवादी दलों या यूं कह लो वामपंथी दलों ने यूपीए या संयुक्त प्रगतिशील को गठबंधन नहीं दिया। याद रखना, 2004 वाली को दिया, 2004 की जो यूपीए सरकार थी उसको दिया, लेकिन 9 को नहीं दिया। अब इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। 2004 में जब यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसमें कांग्रेस मुख्य दल था, उसकी सरकार बनती है, तो उसमें साम्यवादी दलों ने समर्थन दिया था, लेकिन 2006 में भारत ने किया अमेरिका के साथ परमाणु समझौता। अमेरिका पूरी तरह से एक पूंजीवादी देश, इसका साम्यवादी दलों ने विरोध किया और यह विरोध के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो यूपीए सरकार को समर्थन नहीं देंगे, तो इस कारणवश बाद में उन्होंने समर्थन नहीं दिया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने न्यूनतम मिनिमम साझा कार्यक्रम, ज्वाइंट प्रोग्राम भी बनाया, जिसके अनुसार इस गठबंधन की सरकार ने अपनी नीतियों का निर्माण करके सरकार का संचालन करने का निर्णय किया। इस प्रकार भारत के राजनीतिक क्षितिज में जो पूरा एक पॉलिटिकल ओरिजिन है, इसमें 4 प्रकार की प्रवृत्तियां या ट्रेंड्स उभर कर सामने आते हैं। पहली प्रवृत्ति के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या मोर्चा है, जिसमें कांग्रेस मुख्य दल है और गठबंधन का नाम यूपीए है। दूसरा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य दल है, जिसके साथ जनता दल, शिवसेना, अन्ना मुद्रक या एआईडीएमके दल शामिल हैं। इस गठबंधन का नाम एनडीए। तीसरी प्रवृत्ति है जिसमें वामपंथी दल अपना जनाधार कायम करने की कवायद में शामिल है। तीसरी प्रवृत्ति क्या है कि वामपंथी दल जो है, जहां जहां इनका प्रभाव है वहां ये जीतते हैं और वो सरकार की नीतियों के आधार पर सरकार को समर्थन करते हैं। चौथी प्रवृत्ति के तहत समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लोकदल, झारखंड विकास मोर्चा आदि दल है जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होते। ये परिस्थिति के अनुसार है, जिसकी सरकार बन रही है तो ये कोई दल समर्थन करता है, कोई नहीं करता, या कोई भी समर्थन नहीं करता केंद्रीय सरकार को, क्योंकि इनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है तो ये वहां सरकार बना लेते हैं। इस प्रकार गठबंधन के दौर में बहुदलीय प्रणाली की अहम भूमिका स्पष्ट हो जाती है। बेसिकली बहुदलीय या मल्टी पार्टी सिस्टम में सीधा सा है कि जहां जहां जिस दल का प्रभाव है वो वहां जीतता रहता है, और जिस क्षेत्र में अगर किसी का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव हो गया तो वो राष्ट्रीय स्तर पर अगर थोड़ी ज़्यादा सीटें लेता है तो वो गठबंधन करने से पहले अपनी परिस्थिति को देखता है कि वो करे ना करे, और करता है तो फिर वो वही है कि समझौता किस हद तक करता है केंद्रीय सरकार से या राष्ट्रीय सरकार से। 2004 के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार बनी, उसके मुख्य, अभी मैंने आपको बताया ना, साझा नीति कार्यक्रम था, ज्वाइंट पॉलिसी प्रोग्राम था, उसमें 6 सिद्धांत पॉलिसी उन्होंने बताए या प्रिंसिपल्स बताए। देश की अर्थव्यवस्था का विकास इस प्रकार हो कि रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हो, परिणाम स्वरूप सुरक्षा, सेफ्टी और जीवन यापन। सुरक्षा मतलब रोजगार की और आर्थिक सुरक्षा और जीवन यापन की सुविधा या फैसिलिटी प्राप्त हो सके। देश को सुरक्षित करने, विकसित करने, सामाजिक सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए कानून लागू किए जाएंगे। रूढ़िवादी तत्व, जो रिजिड फैक्टर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनके विरुद्ध कानून बनाए जाएंगे, और देश में सामाजिक सामंजस्य के मार्ग में अवरोधक, जो भी अवरोधक ऑब्स्टेकल्स है, बाधाएं हैं या देश की शांति को प्रभावित करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। असंगठित क्षेत्र,
देखो, संगठित क्षेत्र होते हैं जो ऑर्गेनाइज है पूरी तरफ से, जिनकी लिमिटेड सैलरी आती है, जो लिमिटेड कंपनियां होती है उनको महीने की महीने सैलरी आती है, लेकिन होते हैं जो दिन का काम करते हैं, दिहाड़ी का करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र के किसान फार्मर्स, जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के किसान फार्मर्स हैं, मजदूर, लेबर, श्रमिक, उनके कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियां, धार्मिक अल्पसंख्यकों, कांग्रेस या यूपीए की इस नीति में था कि वो इन चारों के कल्याण के लिए काम करेगी। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ी जातियां या ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, और धार्मिक अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटी के शिक्षा, एजुकेशन या रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। स्त्रियों, फीमेल्स के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र शैक्षिक, एजुकेशनल, आर्थिक, इकोनॉमिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल और कानूनी, लीगल रूप से सशक्त बनाया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट की बात इन्होंने की। व्यापारियों, बिजनेसमैन, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और अन्य व्यवसायी जो अदर बिजनेसमैन होते हैं, उनके उत्पादकीय तत्व, प्रोडक्टिव पावर्स को, रचनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी को उन्मुक्त किया जाएगा। 15वीं लोकसभा के लिए अप्रैल मई 2009 में 5 चरणों में 5 स्टेजेस में चुनाव होते हैं। इसमें भी सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने अप्रत्याशित सफलता, यूं कह लो कि एक इनक्रेडिबल सफलता हासिल करते हैं। ये लोकसभा में 261 सीटों पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अपने दम पर ही स्पष्ट बहुमत, क्लियर मेजोरिटी के निकट पहुंच गया था। यूं कह लो कांग्रेस और उसका गठबंधन यूपीए लगभग 261 सीटें पहले ही प्राप्त कर चुका था। अब 261 कर चुका है तो अन्य दल भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि सरकार इनकी बनने वाली है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में कांग्रेस को 29.67 29.67% वोट मिलते हैं और अकेले कांग्रेस को 206 सीटें मिलती हैं। अभी आपने देखा कि हमने ये पढ़ा 261 सीटें मिली यूपीए को या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को, लेकिन इसमें से 206 अकेली कांग्रेस की थी। तो इसका मतलब यह कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और काफी हद तक बहुमत के करीब पहुंच चुकी थी, पहले से अधिक शक्ति के साथ। पहले इतनी सीटें नहीं मिली थी कांग्रेस को भी और यूपीए को भी, तो इनको गठबंधन के लिए अन्य दल और शामिल करने पड़े, लेकिन पहले से अधिक शक्ति के साथ कांग्रेस और यूपीए 2 सत्ता में वापसी करते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में या डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के काल में दोबारा से एक बार इनकी सरकार बनती है। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा से एक बार प्रधानमंत्री बनते हैं। परंतु 2014 और 19 हम सब जानते हैं, 2014 के चुनाव में बीजेपी क्लियर मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत से आती है और 19 में फिर से एक बार क्लियर मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत से आते हैं। तो 2014 और 19 के चुनाव में कांग्रेस को और कांग्रेस के गठबंधन यूपीए को हार का सामना करना पड़ा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस अब इस चैप्टर में हमारी एक वीडियो रह गई है जो अब हम आगे करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।